बाजारों के लिए बड़ा पेन पॉइंट है कि एफआईज आखिर लौटेंगे कब। वो चीज बाजारों को लगातार परेशान कर रही है। और हालांकि कल बाजार में तेजी रही, लेकिन एफआईज का फिर भी बिकवाली का ही आंकड़ा आया है। 4,337 करोड़ रुपए की बिकवाली की है एफआईज ने। और हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 11,000 करोड़ रुपए की बाई के फिगर थे, 11,700 करोड़ रुपए के। और स्टॉक्स फ्यूचर्स भी खरीदे हैं 600 करोड़ रुपए के आसपास के। लेकिन नेट नेट कैश में अगर हम जनवरी की बात करें, इस महीने की बात करें, अब तक 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। डिम्पी, नतीजे तो ठीक आने शुरू हो गए हैं। मतलब अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें तो मैक्सिमम जो नतीजा है वो ठीक ठाक आया है। और कल भी हमने देखा कि कोटक बैंक नतीजों के दम पर कितना बढ़िया शानदार चला है शेयर। ये आप जरा ये बताइए कि एफआईज की जो चिंता है, क्या आपको लगता है कि नतीजे थोड़े से और कुछ दिन तक सही आ गए तो एफआईज की बाइंग भी आनी शुरू हो जाएगी, जो अभी दर्द की सबसे बड़ी वजह है बाजार में? कह सकते हैं, बट यही एक सोल फैक्टर है, ऐसा नहीं कह सकते कि क्या सिर्फ नंबर से ही एफआईज वापस लौट आएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप ये कह सकते हैं कि ये एफआईज के जो नंबर्स हैं, सॉरी, ये जो अर्निंग्स के जो नंबर्स आते हैं, ये एक बेस का काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मार्केट इज़ अ स्लेव ऑफ द अर्निंग्स, यानी कि अर्निंग्स जैसी आएंगी मार्केट वैसे रिएक्ट करेगा। वो भले आगे करे या पीछे करे, इमीडिएट करे या थोड़ा स्लो करे, बट वो करेगा वैसे ही जैसे आपका अर्निंग्स का बेस है। फाइनली आप अपने कोर बेस पे ही आते हो। तो ये बात सच है कि अर्निंग्स की रिक्वायरमेंट है, अच्छी अर्निंग्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या खाली अर्निंग्स से ही बात बन जाएगी? क्या आपको मैक्रो पिक्चर्स नहीं चाहिए? क्या आपको दूसरे देशों से ज़्यादा बेहतर कंपटीशन में भावना में आगे नहीं निकलना चाहिए? ये सब चीज़ें भी रिक्वायरमेंट है। और आपकी करेंसी भी मजबूत होनी चाहिए, आपकी पॉलिसीज पैरालिसिस दिखना नहीं चाहिए, आपका एग्रेशन दिखना चाहिए। ये सब चीज़ें एफआईज को ल्योर करती हैं। टैक्स टेररिज्म कम होना चाहिए, जिस जगह पर वो खेलते हैं एफ एंड ओ से ज़रा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो एफआईज को इंडिया की तरफ लेके आएंगी। बट मेरा फिर भी मानना है कि अगर जीडीपी ग्रोथ में आने वाले क्वार्टर्स में फॉल डाउन नहीं होता और एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया जाता है, इस बार का बजट अगर सो कॉल्ड पूरी तरह से थोड़ा मैक्रो ड्रिवन हो जाए, जिससे कि कंजम्पशन और टैक्स टेररिज्म थोड़ा सा कम हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें अगर ठीक हो जाती है ना, तो मेरे को लगता है कि एफआईज को वापस लौटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि उनको इस तरह का मार्केट अभी भी फॉरेन में नहीं मिलेगा, यानी कि विदेशों में शायद नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। और मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक इस बार के बजट के ऊपर भी डिपेंडेंस है। देखो, आप ना जब भी इस कंडीशन में आके रुकते हो ना, तो फूक फूक के कदम रखते हो। ये फूक फूक के कदम में आप अर्निंग्स को फूक रहे हो, आप बजट को देखोगे और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपना पहले वाला ही परिचय, पहले वाला ही रूप दिखाया कि मैं टैरिफ लगा दूंगा जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हम अमेरिका को ग्रेट बना देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो टैरिफ लगाएंगे, लेकिन वो अच्छे नेगोशिएटर भी हैं। उन्होंने ये बात साफ कही, नहीं तो टैरिफ फर्स्ट डे ही लग सकते थे, फिर आपको क्यों 1 महीना 2 महीना देना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट आज शपथ लिए ना, उससे पहले तो 2 महीने पहले पता लग गया था कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही टैरिफ के बारे में बोला, तो फर्स्ट डे भी कर सकते थे वो। लेकिन फिर भी अच्छे नेगोशिएटर हैं, क्योंकि मैंने कई बार बताया पॉलिटिशियन कम और बिजनेसमैन थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसलिए बिजनेस के एंगल से वो सोचते हैं कि जहाँ पर फ़ायदा है वहीं पर बात की जाए। तो इसलिए मेरे को थोड़ा भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगला 1 से 1.5 महीना भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये ऐसा नहीं है कि कल शपथ ग्रहण हुआ तो आप कल से भूल जाइए डोनाल्ड ट्रंप को। मेरे को लगता है कल से याद करने के दिन शुरू हुए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा सुने कि जिससे ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो, और उसके बाद उसका इंडिया को फ़ायदा है नुकसान जैसे भी होगा वो तब की तब होगा। तो एक तो आप वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा, जो यूएस ड्रिवन होंगी, और यूएस से भी उनके प्रेसिडेंट ड्रिवन होंगी, है ना। अब आपको डिक्सी डॉलर के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी देखना है। ठीक, ये तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपने मेरे से अर्निंग्स का पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मैं लेवल्स पे आता हूँ। देखिए, कल बात सच है कि कल एफआईज ने फिर से बिकवाली की, लेकिन ये बात भी सच है कि कल 1 से 1.5% की लॉन्ग पोजीशंस बढ़ी हैं और वो 17% हुई हैं। ध्यान दिया जाए इस बात का कि हमने जब जनवरी का मंथ शुरू किया था, तब हमारे पास एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस भी इतनी ही थी जितनी आज खड़ी हैं। आज हम 21 तारीख पे आ चुके हैं जैन की, और ये जैन सीरीज़ अपने आप में बहुत बड़ी और लंबी सीरीज़ बनी। जैसे मैंने आपको बताया कि 26-27 तारीख से शुरू हुई और उसके बाद अब ये 30 तारीख जाके ख़त्म हो रही हैं, तो 32-33 दिन हो गए। तो अभी भी आप देखेंगे लॉन्ग पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये चिंता की बात भी है
और यहाँ से ही थोड़ा सा डाउट लगता है कि एफ को अभी क्यों जल्दबाजी नहीं है इंडिया में, नहीं तो इससे बड़ा जेस्चर पीरियड उन्होंने कभी नहीं लिया। वो कभी एक महीना नहीं इस पॉइंट पे आके रुके। जब वो 15 से 16% लॉन्ग पोजीशंस पे आते थे तो तुरंत मार्केट के अंदर पैसा आता था और फिर वो बाजार चलने लगता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। तो ये पहला कंसर्न है कि आपको रुक रुक के चलना है। दूसरा पॉइंट, मैं एफ के पॉइंट से बता रहा हूँ, रिटेल के पास पोजीशंस थोड़ी ज़्यादा है। मैंने आज चेक किया सुबह, तो करीब 70% से ज़्यादा रिटेल के पास पोजीशंस पड़ी हैं। और मैंने कई बार आपको ये बात नोटिस कराई है कि रिटेल के पास ज़्यादा माल होना अच्छा नहीं है। उन्होंने ना खचाखच भर रखा है, और जैसे बाजार थोड़ा भी ऊपर जाता है ना, या तो लिक्विडेट करें, वो लिक्विडेट भी नहीं हो रहा, और नीचे आके वो टस से मस नहीं हो रहा, वो ये फंस गया है पूरा माल, जिसे कहते हैं ना चौक हो गया पूरा। तो थोड़ा सा शेकिंग की और रिक्वायरमेंट है, ये शेक होंगे। ये आज सुबह ही आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। सुबह जब मैं उठा और मैंने सुबह देखा गिफ्ट निफ्टी वगैरह कितना ऊपर है, तो देखा 150 पॉइंट ऊपर था करीब करीब। अभी मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ 20 ही पॉइंट ऊपर है। तो ये शेकिंग और बड़े गैप, उतार चढ़ाव, हिलना डुलना, एकदम से बाजार का मूवमेंट आ जाना, ये रहेगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। एक अच्छी चीज़ मैं और बता देता हूँ इतनी सब चीज़ों के बीच में, DIs की होल्डिंग भी 50% से ज़्यादा है। मैं थोड़ा थैंक यू भी करूँगा DIs का। हमने कई बार DIs से बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं इंडिया में पैसा लगाते जब FIs बाहर जा रहे हैं। उस समय होल्डिंग्स उनकी करीब 40% थी, अब आज उनकी होल्डिंग 53% है। डैट मीन्स 13% उन्होंने अपनी लॉन्ग होल्डिंग्स को बढ़ाया है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा इसी मन से कि DIs ने इंडियन मार्केट को संभालने का बहुत ही बखूबी काम किया है। ट्रस्ट मी, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह से पिटते अगर DIs की होल्डिंग आके मार्केट में नहीं रोकती। तो इसलिए DIs का थैंक यू इस प्लेटफॉर्म से कि 53% लॉन्ग पोजीशंस लेके ना केवल उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, बल्कि इंडियन मार्केट्स के अंदर अपना जो पैसा उनके पास आ रहा है SIP मोड का, उन्होंने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया। तो ये एक पूरा ब्यौरा है FIs और DIs का। ठीक है, तो ये कुछ तरह के बदलाव जो FIIs और DIIs के होल्डिंग में दिखे हैं। लेकिन इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो याद रखिए शुक्रवार को कमजोरी थी, पिछले हफ्ते भी कमजोरी दिखी, लेकिन उसके बाद कल अच्छी खासी तेजी, 140 अंकों की तेजी के साथ 23,340 के पास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। डिम्पी, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए आशीषा, अभी तो आपने कल फर्स्ट राउंड की सिर्फ एक तेज़ी देखी, और इससे पहले हमने 108 पॉइंट का नुकसान फ्राइडे के सेशन में देखा। मंडे में वो 108 पॉइंट का नुकसान की रिकवरी हुई। तो एक्चुअली में देखा जाए, जो फ्राइडे को छोड़ के गए थे वो मंडे को पाया। तो चेंजेस में कुछ नहीं हुआ। हाँ, मंडे नया हफ्ता होता है, जब आप नए तौर तरीके से काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, फील गुड हो रहा था कल काफ़ी, लेकिन लेवल्स में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि गिफ्ट निफ्टी अगर हमको 100-150 पॉइंट और गैप दिलवा देता तो आप 23,500 पे आ जाते। एक फियर की लाइन, एक डर की लाइन शॉर्ट्स वालों के मन में आती और उनकी तरफ से कवर होता, लेकिन अभी वो शायद उतना बड़ा गैप नहीं मिले। तो कल के जो गेन्स हैं, पहले तो उसको बचाने का काम करना होगा अगर मार्केट को थोड़ा और ठीक होना है और हेल्दी होना है। ये कल से गेन कैसे बचेंगे और किस लेवल को चेक करना है। 23,000 से लेके 23,200 तक का ये पूरा सपोर्ट का एरिया है। तो अगर मान लीजिए आज 100 से 150 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल कंडीशन, मान लीजिए 100 से 150 पॉइंट निफ्टी टूट भी जाता है, तब भी कोई डैमेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने शुक्रवार को छोड़ा, मंडे को लिया, ट्यूसडे को फिर छोड़ दिया, ऐसा ही कर रहे हो। हाँ, अगर ये लॉस नहीं होता और किसी तरह से मार्केट आज 23,500 तक आता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, और इस सेकंड मतलब बैक टू बैक जिसे कहते हैं, मार्केट ने तेज़ी दिखाना है। तो आज मार्केट का अपना कोर स्ट्रेंथ दिखाना है। आज उसके पास ग्लोबल चीज़ें नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का ट्रिगर नहीं है, वो हो चुका है। तो मार्केट पास्ट पे कभी रिएक्ट नहीं करता, फ्यूचर पे रिएक्ट करता है। तो ये एक चीज़ें हैं। तो मार्केट को आज अपने हिसाब से थोड़ा पोजीशनिंग करनी होगी, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज बाजार नहीं भी टूटे और थोड़ा भी गेन कर ले तो आप उससे संतुष्ट रहना, क्योंकि मार्केट ने अपने ट्रेड आए हुए छोड़े नहीं हैं। मैं लेवल्स के साथ निफ्टी खत्म करता हूँ, फिर बैंक निफ्टी पे चर्चा करेंगे। वो है 23,000 से लेकर 23,200 का पूरा सपोर्ट का बैंड है। आई रिपीट, एक पॉइंट पे सपोर्ट मत ढूंढना, क्योंकि फ्री फॉल है, 200 दिनों के एवरेज से नीचे हुआ आप। हाँ, 23,000 से लेके 23,200 का सपोर्ट बैंड है, और ऊपर आते समय 23,500 पहला रेजिस्टेंस,
23,800 650, दूसरा रेजिस्टेंस 23,800, तीसरा रेजिस्टेंस है। तो जब तक आप 23,800 नहीं आओगे, फाइनली आप बहुत ठीक नहीं होगे। तो जब तक हम 23,700 800 को नहीं पा लेते तब तक तो दिक्कत है ही। ये मैंने सारे लेवल्स आपको बताए। अगर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो कि मैं क्या करूं, मैंने पोजीशंस ले रखी हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, एकुमुलेशन के स्टांस को ना भूलो, एकुमुलेट करते रहो। और एकुमुलेशन का फ़ायदा आपने कल और परसों में देख ही लिया कि अगर आप नीचे गए आपने प्लस किया, ऊपर आए आपने प्रॉफिट में भी आए। तो धीरे धीरे करके एकुमुलेट करो, बाय का स्टांस नहीं, मैंने एकुमुलेशन का स्टांस लिया हुआ है। और हर छोटे मोटे 500-600 पॉइंट के बैंक निफ्टी के और 100 से 150 पॉइंट के निफ्टी के डिप में मैं एक एक लॉट प्लस करता चल रहा हूँ, जिससे मेरी एवरेज भी गिरती जा रही है और मेरे पास सही रेट पे माल भी आता जा रहा है। तो ये अभी भी आपको करना है जब तक आप 23,700 के ऊपर नहीं आ जाते। ऑप्शंस वालों को थोड़ा देख के काम करना होगा। और मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा ऑप्शंस वालों को कि आज काम ना करना, आज आपकी प्रीमियम मीटिंग हो जाएगी, थोड़ा रुक के काम करना। ठीक है, एक्यूमुलेट करने का समय है। और देखिए अच्छी चीज़ है, गिफ्ट निफ्टी थोड़ी शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है, लेकिन जैसे डिम्पी बता रही थी कि सुबह सुबह करीब 150 के ऊपर दिख रहा था, लेकिन रात की बात करें तो 250 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी था। लेकिन वो गेंस को शेड करके 18-19 अंक आपको बहुत मुश्किल दिख रहे होंगे। निफ्टी बैंक पर आते हैं। डिम्पी, कल का सत्र बड़ा अच्छा रहा। कोटक बैंक की अगुवाई में हमने देखा कि बैंकिंग शेयर चले, 12 में से 10 शेयर मजबूत रहे निफ्टी बैंक के। और शुक्रवार की जो भी नुकसान था, कल निफ्टी बैंक ने पूरी की पूरी भरपाई कर ली है। और ऐसे संकेत भी दे दिए हैं कि 50,000 के लेवल की तरफ निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने भी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई और सपोर्ट करने का काम किया। क्या निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक को भी से भी सपोर्ट आ रहा है और प्राइवेट बैंकिंग से भी सपोर्ट मिल रहा है, बजट सामने खड़ा है। बेटर प्लेस तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ बेटर एग्रेसिव जरूर है। जो आप एग्रेशन देखते हो वो ज़्यादा है। बेटर प्लेस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका फॉल निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा सीवियर हुआ जब उसने 200 दिनों की एवरेज तोड़ी। देखो, एवरेज तोड़ना इसका मतलब आपने गलती की तो मार्केट पनिशमेंट देता है। तो निफ्टी को जो पनिशमेंट मिली वो कम मिली, बल्कि बैंक निफ्टी को जो पनिशमेंट मिली वो ज़्यादा मिली। 50-700 तोड़ने के बाद आपने 48,000 आने में कोई बहुत समय नहीं लगाया, बहुत जल्दी जल्दी आप उस लेवल्स के पास में आए। तो मैं बोलूँगा कि इसके पास प्रोबेबिलिटी हाई है कि पुल बैक करेगा। और कल के सेशन में 1 मिनट के लिए फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना प्रोड्यूसर जी। कल के सेशन में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, जो मैं आपको बताता हूँ कि इस समय मेरे पास, अगर आप मेरे से पूछें कि आपको मार्केट में 2 चीज़ें क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को एक तो एफआईज की होल्डिंग बढ़वाओ, आप रिटेल का माल कम करो, एफआईज की होल्डिंग बढ़वाओ। और मैं दूसरा बोलूँगा कि थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कम करो। इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट, इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ अगर माल खड़ा होगा तो ये हैवी है, चल नहीं पाएगा। मेरी सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है। मेरी अर्निंग्स, डोनाल्ड ट्रंप, रुपया डॉलर इक्वेशंस, ये मेरे लिए थोड़ा सेकेंडरी है। मेरे को प्रामा फेसी एफ&ओ के हिसाब से ये 2 चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मेरा ओपन इंटरेस्ट जिसमें शॉर्ट्स हैवी पोजीशंस हैं वो थोड़ी कम हो कवरिंग के फॉर्म में, और दूसरा थोड़ा बहुत एफआईज की होल्डिंग बढ़े। तो एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसलिए कल बैंक निफ्टी को आपने 800 पॉइंट ऊपर भी देखा। रही बात कितना और चल सकता है, देखिए प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये 800 पॉइंट और भी जोड़ सकता है। ये 49,800 50,000 तक जाने के चांसेस हैं। हो सकता है आज या कल में नहीं आए, अगले 2-4 दिन में आए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बजट तक अगर कोई प्रॉब्लम वैसी नहीं आती है तो मार्केट ने जो फ्राइडेज को अपने लो बनाए हैं, आई रिपीट माई सेल्फ, फ्राइडेज को जो लो बनाए हैं वो शायद अब बजट तक के लोज बन गए हैं। अब उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। हम ऊपर कितना आते हैं ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है, बट हम शायद नीचे अब नहीं जाएं, क्योंकि हम एक्सट्रीम पेसिमिज्म हम ऑलमोस्ट फ्राइडे को भी फील करके आए हैं। तो ये पॉइंट मेरे लिए है। इसलिए बैंक निफ्टी में अगर आप हैं और आपने कल 800 पॉइंट इंजॉय किए हैं तो मेरे को लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अभी भी टिके रहने में समझदारी है। छोटा मोटा अगर शेक आता है उसको एब्जॉर्ब करके एक थोड़ा लंबे रेस के लिए रुको। अभी आपके पास 500-800 पॉइंट की और गुंजाइश है बैंक निफ्टी के अंदर। हाँ, नहीं है पोजीशंस, लेना चाहते हो तो छोटा मोटा डिप आ जाए प्लस कर लेना, लेकिन ध्यान रखना फ्राइडेज के लोज को अच्छे से चेक करके बैठना और उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अति की भी अति लग रही थी फ्राइडे को। जब ऐसा होता है ना मार्केट के अंदर तो एक कंपल्सरी पुल बैक आता है, लेकिन वो परमानेंट पुल बैक में तब्दील होगा, उसके लिए समय चाहिए होता है। इसलिए 1 से 2 दिन अभी और रुको और बैंक निफ्टी के अंदर टिके रहो। ना ही एवरेज करो, ना ही इसके अंदर कोई और चेंजेस करो।
एकोमुलेशन का स्टांस रखो कि जब भी गिरेगा मैं अच्छे लॉट अपनी वैल्यू के हिसाब से मैं प्लस करूंगा, इतना ही काम करना है, बाजार आपको अपने आप ऊपर ले आएगा। ठीक है, जो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया, ऑप्शंस वगैरह सब कुछ बता दिया, और नंबर शेयर्स जो F&O में बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको ज़रा नोटिस करके रखिएगा, हम भी ध्यान आपको दिलवाते रहेंगे। आगे बढ़े, किरण जानी, वैशाली पारिक और रचना वैद्य, तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना आप कीमती समय हमें देते हैं और आपसे बातचीत करके मेरे को तो निजी तौर पर बहुत अच्छा लगता है। वैशाली मैम से, रचना मैम से और किरण सर से बातचीत करने के बाद मेरी इंटेलिजेंस का लेवल काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ी से ऊपर होता है। वैशाली मैम, आपसे ही मैं शुरू कर रहा हूँ, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जल्दी से अपना स्टांस बता दीजिएगा, फिर हम जरा स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो मैं कहूंगी थोड़े दिनों से देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर तो कम हो ही रहा है, मार्केट इज शोइंग साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। सो कल भी जो एक मूव आया है, जो बैंक निफ्टी ने इतना जो बीटन डाउन सेक्टर था और कल अच्छा सा एक रन अप दिया है, सो फॉर नाउ बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही है मार्केट को। तो व्यू ऐसे ही रहेगा, 23 350 का 360 का जो हर्डल है वो अगर हम क्रॉस करते हैं और सस्टेन करते हैं उसके ऊपर, तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इज 23,550 टू 23,600। और बैंक निफ्टी 48,000 का एक बेस बन चुका है। नियर टर्म सपोर्ट हम देखें तो आई थिंक 49,000 या 48,900 का एक सपोर्ट बनेगा, और अपसाइड पोटेंशियल 49,650 का है फिलहाल। सो आई वुड से दैट यस, ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हम देख ही रहे हैं। पहले देखा रिलायंस ने सपोर्ट किया, फिर टीसीएस ने सपोर्ट किया, फिर अब देख रहे हैं बैंक निफ्टी सपोर्ट करिए। कल देखा कि मेटल का भी पार्टिसिपेशन आ रहा है। सो फॉर नाउ मार्केट शोज साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी का बेनिफिट आपको जैसे हमने शुरुआत में बताया, ऑलमोस्ट वैशाली मैम का भी यही मानना है कि अगर आप हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा टिके रहो, ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ना लो, क्योंकि अभी हम रिकवरी में हैं। आपको